हेलो फ्रेंड्स, सो मीट अगेन। और आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, पर्टिकुलरली दो फ्रेजल वर्ब्स जिसमें आउट पार्टिकल यूज होता है। ये आपको मालूम होगा कि फ्रेजल वर्ब में एक मेन वर्ब होता है और एक पार्टिकल होता है। वो पार्टिकल जो है वो एडवर्ब हो सकता है या प्रीपोजिशन हो सकता है, और उसमें आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, वर्ब और पार्टिकल मिलके जो मीनिंग बताते हैं उसका कई बार, मोस्टली बल्कि, मीनिंग कुछ और ही होता है। उन दोनों वर्ड से डिफर करना मुश्किल होता है कि इसकी मीनिंग क्या है। तो फ्रेजल वर्ब जो है वो कन्वर्सेशन इंग्लिश में जो नेटिव इंग्लिश है वो बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग आपस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग फॉर्मली लर्न करते हैं तो हम फॉर्मल वर्ड से पढ़ते हैं। जैसे टू लुक इनटू की बजाय हम एग्जामिन कहते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है, और यदि आप किसी इंटरव्यू में हैं तो वो भी इंटरव्यू एक तरह का कन्वर्सेशन है, और उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मली बोलेंगे तो ऐसा इंप्रेशन होता है कि आपका कमांड कम है। और ज़्यादा हैंड यदि आप फ्रेजल वर्ब उसमें अप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा फ्लुएंट साउंड होंगे, तो ये आपके फेवर में होगा। तो हमको फ्रेजल वर्ब पढ़ना इसलिए जरूरी है। एग्जामिनेशन में मोस्टली 4-5 सवाल जो है वो कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ ही जाते हैं, दोनों तरह से जरूरी है। अब जहाँ तक फ्रेजल वर्ब पढ़ने की बात है, आप यदि किसी फ्रेजल वर्ब की किताब उठा के देखें तो उसके अंदर मीनिंग्स जो है वो इतनी ज़्यादा क्लोज होती हैं आपस में कि आपको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उनको याद करना, जैसे आप डिफिकल्ट वर्ड याद करते हैं उससे ज़्यादा टफ है। वो आपके दिमाग में रहता नहीं है, क्योंकि उनसे आपको ज़्यादा, आपको पढ़ने लिखने में ज़्यादा उनसे आपको मतलब उनसे मुलाकात नहीं होती है। तो तो जैसा मैंने अभी सोचा है कि कोई भी फ्रेजल वर्ब है उसके अंदर जो पार्टिकल होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो पार्टिकल जो है वो मीनिंग इधर से उधर कर देता है पूरे फ्रेज की। तो यदि हम कोई सेंट्रल थीम ढूंढ सकें जिससे कि हमको उसको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े और हमको उस सेंट्रल थीम से याद रहे, तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कि आउट जो पार्टिकल है उसकी जो मीनिंग है उससे हम कैसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग आसानी से लर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट नियरली ऑल, यदि आप आउट वर्ड को ठीक से समझ लें, आउट वर्ड की मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर हो, वैसे भी कोई टफ नहीं है। जैसे आप कहते हैं आउट का मतलब हुआ किसी चीज में से, अंदर से, इनसाइड अ बैग, उससे बाहर निकालना। तो जैसे आपकी जेब में चाबी है, द की, इट में फॉल आउट ऑफ योर पॉकेट। यदि आप कमरे में हैं यू आर इन, और आप बाहर जाते हैं यू आर आउट। यदि आपसे कोई पूछे इज समबडी इन, यदि वो नहीं है घर में तो आप कह सकते हैं नो ही इज आउट। तो एक ये जो इनसाइड एंड आउट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब में, इसी को आप थोड़ी सी मीनिंग स्ट्रेच करके याद कर सकते हैं। और एक दो और है, जैसे जैसे आप अभी हम देखेंगे आगे, मतलब कोई चीज जो हिडन है अब वो बाहर आए, या आप कुछ ऐसा बोले हैं जो सभी पब्लिक को एक्सेसिबल हो, लोग देख सकें, तो वहां आप ये सारे फ्रेजल वर्ब का इस सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे वी स्टार्ट विथ बैक आउट। आपको मालूम है जब अपनी कार आप बैक करते हैं उसको पीछे के डायरेक्शन में मूव करते हैं। यदि आप किसी, मान लीजिए आपने किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट किया है, या आपने किसी बात पे आपने सहमति हो गई है, इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम एग्रीमेंट, एंड बाद में आपको लगे कि इसमें आगे बढ़ना ठीक नहीं है, तो यू विल बैक आउट। तो जहां आप उस प्रपोजल में, उस प्रपोजल का एक पार्ट थे, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग, तो बैक आउट ऑफ द प्रपोजल आप ये कह सकते हैं।
उसी तरह से जैसे हम कहते हैं, जैसे ब्रेकआउट, when a war breaks out or when an epidemic breaks out, it means what? ये कई डायरेक्शन में फैल जाता है। जैसे एपिडेमिक है, कोई एक बीमारी है जो एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड है, और ये जो एपिडेमिक हुआ तो इट विल ब्रेक आउट। जैसे कि कोई बॉल हो, उसके अंदर पार्टिकल्स हो, अब वो ब्रेक करे तो चारों तरफ फैल जाए, तो एपिडेमिक जो है वो ब्रेकआउट होता है, हर जगह पहुंच जाता है। और उसी तरह से कोई वार ब्रेकआउट होता है, तो वार जो है ऑल ऑफ सडन एक्सप्लोड कर जाता है। तो ब्रेकआउट एंड एपिडेमिक ब्रेक्स आउट। इसमें मतलब एक कन्फाइंड स्पेस से निकल के चारों तरफ फैल जाए, देन इट्स एन एपिडेमिक ब्रेकिंग आउट। उसी तरह से पुल आउट, अब किसी प्रोजेक्ट में, ये दो कंपनी जो प्रोजेक्ट में है और उसमें से वो अपने को खींचना चाहती है, ये जो वर्क है मेन वर्क, उसके बाद हमेशा इटसेल्फ या योरसेल्फ आप ये इमेजिन कर सकते हैं। तो somebody wants to pull out means that fellow was a part of that thing and now he doesn't want to be a part of that thing. So he wants to pull himself out. That is pulling out. To pull out of an agreement. मतलब यदि आप किसी एग्रीमेंट का पार्ट हैं तो आप कह सकते हैं उस एग्रीमेंट में है आप, और उसको यदि आप निकलना चाहते हैं तो फिर वहां पे आउट है, यू वांट टू बी आउट ऑफ दैट एग्रीमेंट या आउट ऑफ दैट प्रपोजल, दैट इज पुलिंग आउट। गिव आउट का क्या मतलब है? इफ यू गिव आउट, आपके पास कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो क्लास में आए और मॉनिटर कहें कि गिव आउट दिस लीफलेट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, इसका मतलब देना। आउट मतलब अपने पास रखने की बजाय, अपने पास मतलब एक तरह से कन्फाइंड है, उसको आप आउट कर रहे हैं सब लोगों को देके, तो यू आर गिविंग आउट, गिविंग आउट पैम्फलेट्स। ये है आपका रीड आउट। रीड आउट का मतलब हुआ कि जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप ग्रामर में पढ़ रहे हैं, और जैसे आप किसी, मान लीजिए किसी कोर्ट में हैं और जज आपसे कहते हैं कि यू रीड आउट दैट क्लास, इसका मतलब हुआ कि यू हैव टू रीड आउट अलाउड सो दैट एवरीबडी कैन हियर, एवरीबडी प्रेजेंट कैन हियर दैट, देन यू आर रीडिंग इट आउट, यू आर नॉट रीडिंग इट इन योर माइंड। तो यहाँ पर इन और आउट का जो कॉन्सेप्ट है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें हर उसमें आउट की बेसिक मीनिंग से आप सडन वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हैं, और यदि आप अपने आप को कन्विंस करते हैं कि ये सही है तो फिर ये आपकी वोकैबुलरी का पार्ट हो जाएंगे, आप उनको आसानी से यूज कर सकेंगे। तो रीडिंग आउट मीन्स रीडिंग आउट अलाउड सो दैट एवरीबडी कैन हियर, रीड आउट अलाउड। मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ सिर्फ आगे इस पद के साथ आएगा कोलोकेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा सोचना है कि जब आप कोलोकेशन के साथ लिखते हैं तभी आपके दिमाग में वो बैठता है, अदरवाइज आप मीनिंग लिखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा टफ हो। अब देखिए, ये है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब है जैसे आप कोई चीज लेके आते हैं, यू ब्रिंग इट, और यदि आप उस चीज को इस तरह से लेके आते हैं कि सब लोगों को वो दिख सके और सब लोग उसका फायदा उठा सकें, जब यू ब्रॉट दैट थिंग आउट, ठीक है। जैसे ब्रिंग आउट द परमानेंट पॉइंट्स इन दिस नोट, आपने कोई नोट बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके मेन पॉइंट्स क्या है, देन यू आर ब्रिंगिंग आउट, ब्रिंग आउट समथिंग, ब्रिंग आउट द मेन पॉइंट्स। मतलब जो पॉइंट्स हैं जो उसमें इनहेरेंट है, लेकिन यदि आप उसको क्लियरली स्पेल आउट करेंगे कि ये मेन पॉइंट्स हैं, देन यू आर ब्रिंगिंग दोज पॉइंट्स आउट, टू ब्रिंग आउट सो दैट इट इज विजिबल टू
एवरीवन। सिमिलरली हैंड आउट, जो मैंने पैम्पलेट वाला बताया, यहाँ हैंड आउट में भी होगा, तो हैंड आउट दी पैम्पलेट्स। अब योर लुकआउट, लुकआउट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रॉसिंग द रोड और आप मान लीजिए कि आपने एक ही तरफ देखा, दूसरी तरफ नहीं देखा, आप क्रॉस करने लगे, तो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है। कोई शाउट कर रहा है, किसी ने आपको देखा कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं लेकिन आपने दूसरी तरफ नहीं देखा है, दैट फेलो वांट्स टू अलर्ट यू। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा लुक आउट, मतलब आप देखिए इधर उधर चारों तरफ। लुक आउट मतलब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मत देखिए। लुक आउट सो दैट यू कैन अवॉइड दैट एक्सीडेंट। ठीक है, तो लुक आउट इज अ शाउट फॉर योर सेफ्टी। लुक आउट फॉर द incoming vehicle. इतना लंबा तो नहीं बोलेगा बंदा, लेकिन जब लुकआउट चिल आएगा तो आप नेचुरली दूसरी तरफ देखेंगे। लुकआउट मीन्स आप अपना विजन ब्रॉड कीजिए, चारों तरफ देखिए, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के देखते हुए मत चले जाइए। दैट इज लुकिंग आउट। इसी तरह से थिंक आउट, यू थिंक आउट अ सॉल्यूशन। किसी प्रॉब्लम में कोई सोल्यूशन उसके अंदर ही छुपा हुआ है, या अदरवाइज आप कुछ ऐसा करें जिससे कि वो सोल्यूशन जो है सबको क्लियर हो जाए, सबके सामने आ जाए। तो यू हैव थिंक आउट अ सोल्यूशन, उसमें से आपने कुछ निकाल लिया है बाहर, सोल्यूशन निकाल लिया है, यू थिंक आउट अ सोल्यूशन। उसी तरह से वर्कआउट के सेम सेम लाइंस पे है, यू वर्क आउट अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम के अंदर जो उसका सोल्यूशन है वो आप निकाल लेते हैं दिमागी काम करके। यू वर्क आउट, सो यू वर्क आउट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब ये देखिए बम आउट। जैसे वार में जब बम ड्रॉप किए जाते हैं, मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर बम गिराया एंड दैट बिल्डिंग इज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो क्या हुआ? बिल्डिंग में ये आउट कैसे हुआ? दैट बिल्डिंग हैज गॉन आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है, और वो जहाँ पे पहले वो एग्जिस्ट कर रही थी अब वहाँ पे कुछ नहीं है, या है तो रबल है, और हम कह सकते हैं कि इट हैज बीन बॉम्ब्ड आउट, मतलब अब वहाँ पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो दैट इज बमिंग आउट, बम आउट बिल्डिंग। तो आप इस बात पे ध्यान दें कि कैसे, यदि आपको थोड़ा सा आउट का मीनिंग स्ट्रेच करना पड़े तब भी आप कीजिए, और आप अपने आप को कन्विंस कीजिए कि ये सही है, तभी आप इन सबको याद रख पाएंगे। और अदरवाइज यदि आप डिक्शनरी में देखेंगे आप, तो आपको बड़ा ही मतलब लुसिडली एक्सप्लेन किया हुआ एवरीथिंग। द थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर समथिंग लाइक 500 फ्रेजल वर्ब्स। कैसे याद करेंगे आप? तो आपको इस तरह से याद करने की कोशिश करनी है। यदि कोई चीज बर्नआउट हो गई, इसका मतलब अब वो उसने अपने आप को खत्म कर दिया है। समथिंग हैज बर्नड आउट, द फायर फॉर एग्जांपल, इट्स नो लॉन्गर बर्निंग, इट हैज बर्नड इटसेल्फ आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, खत्म हो गया। बर्न आउट अ फायर, फायर बर्न्स आउट, हम ये कह सकते हैं। आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा बर्न आउट हो जाता है, या दूसरे फील्ड्स में जहाँ बहुत ज़्यादा आपका मेंटल एग्जॉर्शन होता है तो बर्नआउट हो जाता है। तो बर्नआउट मतलब ये हुआ कि उसकी इंटेंसिटी से आपकी जो स्किल है या जो भी आपका उसके अंदर एबिलिटी थी वो खत्म हो जाती है, या आपके काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो दैट इज बर्निंग आउट। ओके, उसी तरह से क्रैश आउट, यदि आपकी टीम किसी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, तो पहले वो टूर्नामेंट का पार्ट थी,
और जैसे नॉकआउट स्टेज पे आ गए वहां पे हार गए, तो नेचुरली आप कहेंगे इट हैज क्रैश्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। A team may crash out of a tournament. Then we have drop out. किसी प्लेन से यदि कोई आदमी जंप करता है पैराशूट के साथ, तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज ड्रॉपिंग आउट। पहले प्लेन के अंदर था, अब वो बाहर है, ही हैज ड्रॉप्ड आउट। उसी तरह से यदि आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं एंड फॉर सम रीजन यदि आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई या आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने वो कोर्स छोड़ दिया, देन यू हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ दैट कोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जहां आप उस कोर्स को रिगुलरली परस्यू कर रहे थे, अब आप उस कोर्स का पार्ट नहीं है, अब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, यू हैव ड्रॉप्ड योरसेल्फ आउट। ओके, आप ये देखें कई जगह आपको बीच में योरसेल्फ लगाना है जो कि उसमें इनहेरेंट है लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको उसकी मीनिंग ढूंढनी पड़ती है। यदि आप ये देखें ड्रॉप योरसेल्फ आउट, तो क्लियर है, यू ड्रॉप योरसेल्फ आउट ऑफ द प्रोग्राम। अब ये राइड आउट, राइड का मतलब आपको पता है, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है या फन राइडिंग होती है फेयर में, तो राइड आउट का मतलब हुआ कि कोई डिफिकल्ट चीज है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है, उससे आप पास हो रहे हैं, तो आपको मतलब इतना पेशेंस रखना है कि आप उसको क्रॉस कर सकें, सो दैट आगे की चीज फिर आप कंटिन्यू कर सकें। तो इसका मतलब हुआ कि आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट फेज means you are on some wave and there is a storm, for example, and you have to ride out that storm, means you have to cross and you have to bring yourself out of that storm, जिसके बाद आप आसानी से आगे की यात्रा कर सकेंगे। तो राइडिंग आउट का मतलब हुआ कि आप किसी डिफिकल्ट फेज को किसी तरह से क्रॉस करें, दैट विल बी राइड आउट अ स्टॉर्म। मतलब कोई क्राइसिस आ गई आपके लाइफ में या आपके वर्किंग स्पेस में या कहीं भी, तो उसको आपको पेशेंटली निकलना उस स्पेस से, दैट विल बी राइडिंग आउट। ये राइड आउट 2 बार हो गया। ओके, अब ये स्पीक आउट, जैसे आप बात करते हैं तो जैसे जनरल आपकी बात है तो कॉमन, जिसमें कुछ स्पेक्टेकुलर नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे जहाँ पे आपको कुछ अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस का खतरा है या जिसमें बाकी लोग डरते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, एंड इफ यू स्पीक आउट मीन्स जो चीज़ आपको अंदर अपने कन्फाइंड रखनी थी या आपको किसी के साथ कॉन्फिडेंशियल डिस्कस करना था, वो आप सबके सामने कह रहे हैं, यू आर स्पीकिंग आउट, यू स्पीक आउट योर माइंड। ओके, यहाँ भी आउट का वही मतलब है कि एक कन्फाइंड या रेस्ट्रिक्टेड ऑडियंस के बजाय यू आर स्पीकिंग इट आउट टू पब्लिक एट लार्ज। Okay, that is speaking out. Pass out, आखिर के 2 मतलब हैं, जैसे कि आपने कोई कोर्स पूरा कर लिया, यू पास आउट ऑफ दैट एकेडमी, जैसे आपने डिफरेंट कोर्स किया तो आप कह सकते हैं कि आई पास्ड आउट ऑफ एनडीए इन ईयर दिस। या फिर यदि आप मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है या आप कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम कर रहे हैं और आप थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए, then you pass out, you are passed out। तो पास आउट का मतलब हुआ जैसे पहले उसमें जैसे आप एनडीए से पास आउट कर रहे हैं
इसका मतलब हुआ कि यू आर नॉट, you are no longer a part of that process. You have completed it. Kind of, you are passing out of that atmosphere. Yeah, you are passing out of that building. You are passing out of that institution. Okay? या फिर you are passing out of consciousness. आप उस पहले आप conscious थे, अब नहीं है. Consciousness से बाहर आ गया. That is passing out. Okay? So pass out आप an academy आप कह सकते हैं. उसके बाद फाइंड आउट, तो जैसे कोई चीज है जो हिडन है, मतलब ये आउट का जो मतलब है बाहर, अंदर से बाहर तो है ही, कोई चीज हिडन है उसमें से निकलना है तो उसको आप आउट बोलेंगे। और सिंपल जो फाइंडिंग है जिसके अंदर कोई हिडन गुडन वाली बात नहीं है, तो सिंपली फाइंड ये चलेगा, आई फाउंड दिस एड्रेस। और फाइंड आउट का मतलब हुआ समथिंग हिडन एंड यू आर एबल टू गेट टू इट, टू फाइंड आउट द ट्रुथ आप ये कह सकते हैं। फाइंड आउट द ट्रुथ बिहाइंड समथिंग, किसी को हेल्प करना है, तो जैसे आपने किसी की हेल्प की और जिससे वो ट्रबल में था वो बंदा बाहर आ गया आपकी हेल्प की वजह से, then you have helped him out of what? Out of the problem that he was or she was in. Okay, to help out somebody means to get him to a place where there is no trouble. I mean that trouble becomes non-existent. Okay, you bring him out of that trouble when you have helped him out. Then root out. रूट आउट मतलब है, जैसे रूट का मतलब आपको किसी पौधे की रूट होती है, जब आप उसको खींच के निकाल देते हैं, देन यू हैव रूटेड इट आउट। ओके, तो रूट आउट का मतलब हुआ कि अब जैसे मान लीजिए आपका कोई मतलब आपकी कोई कंपनी है और उसमें इनएफिशिएंट लोग हैं जिनको आप निकालना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? रूटिंग आउट द इनएफिशिएंट पीपल। मतलब एकदम खत्म ही कर दें। तो रूट आउट और भी हो सकता है, जैसे सोसाइटी से रूट आउट द वायलेंस और रूट आउट द कॉज ऑफ वायलेंस, जिसमें आपको कंसिडरेबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे किसी पौधे को जो थोड़ा साइज में बड़ा है उसको खींचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसका दम लगाना पड़ता है, तो हम कहते हैं रूट आउट। उसी तरह से रूट आउट इनएफिशिएंसी इनएफिशिएंट पीपल इन योर कंपनी माइट बी अ डिफिकल्ट जॉब। उसके बाद है फिगर आउट। फिगर के बहुत सारे मतलब है, आपको पता ही है, जैसे आप कॉपी पे फिगर बनाते हैं या किसी की बॉडी के बारे में कहते हैं फिगर ऐसा है। फिगर जब आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी करना फिगर करना, कहते हैं आई फिगर दैट यू आर अ लॉयर और समथिंग। ओके, तो फिगर आउट का मतलब हुआ कि किसी चीज को समझना सो दैट कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओपन हो जाए। Figure out. Okay, so figure out say figure out a problem कह सकते हैं आप। अब ये गेट आउट, जैसे आप कैसे करते हैं गेट आउट, जो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर बीच में है गेट योरसेल्फ आउट, मतलब इस रूम से आप बाहर चले जाइए। गेट योरसेल्फ आउट, इसका मतलब है गेट आउट। तो यहाँ भी आउट का वही मतलब है, अंदर से कोई चीज किसी कन्फाइंड स्पेस में उससे बाहर जाना है, तो गेट योरसेल्फ आउट है ना। टू ऑर्डर समवन टू गेट आउट। ओके, नाउ कम आउट विथ, इफ यू कम आउट विथ, देखिए हमने आउट भी लगाया यहाँ पे विथ भी लगाया है। जैसे आप सडनली कोई चीज मीटिंग में कहें जिससे सब लोग सरप्राइज हो जाए, तो ये हुआ कि यू हैव कम आउट विथ समथिंग व्हिच हैज परप्लेक्स
everybody. Nobody was expected from you, और आपने वो बात कह दी है, तो you have come out with something surprising. तो जैसे आप कोई चीज स्टेट कर रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट है, तो उसमें तो आप नहीं बोलेंगे कि अभी किसी ने बोला तो आप नहीं कह सकते यस कम आउट विद दिस. कम आउट में बोलने का मतलब ये है कि आउटकम एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्पेशली कि जो चीज बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं थी, ये ऑब्वियस नहीं थी कि आप ये कहेंगे, या बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, उसको आप सबके सामने ले आए. तो यू हैव कम आउट विथ पर्टिकुलर रिमार्क. फॉर एग्जांपल, यू हैव कम आउट विथ अ रिमार्क. एंड ये जो लास्ट आ जाने वाला है, होल्ड आउट फॉर. जैसे आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए, you hold out your hand to shake hands. उसी तरह से जब आप पानी पीने वाले के पास अपना कटोरा लेकर सामने जो हाथ खड़ा कर देते हैं, you're holding out there for him to put something into it. Okay? तो hold out का मतलब हुआ कि you are putting something to in the expectation that something will drop into it. Okay? तो यहाँ पे होल्ड आउट फॉर का मतलब है कि यदि जैसे आपके पास आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑफर आपके पास है, लेकिन आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, देन यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, यू विल होल्ड आउट फॉर दैट. आप वेट करेंगे कि वहाँ से ऑफर आ जाए. ओके, तो होल्ड आउट फॉर मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग. So with that we come to end of this. मैं आपसे एक बार फिर ये कहूँगा कि आपको फ्रेजल वर्ब्स में या इंग्लिश की वोकैबुलरी में इन जनरल आपको कुछ ऐसा सेंट्रल थीम ढूंढना चाहिए जो जिसको आप अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ों को एक साथ याद कर सकें. आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, आपको अपने दिमाग को एग्जॉर्ट करना पड़ेगा. और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा मेमोरी लोड है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा. और मेमोराइजेशन से ये तो हो सकता है कि एग्जाम में जैसे सवाल आया तो आपने आपकी मेमोरी क्लिक करके कि हमने ये पढ़ा था तो आप उसका यूज़ कर लेंगे. लेकिन आपकी एक्टिव जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपके एक्टिव कन्वर्सेशन का पार्ट होने के लिए ये जरूरी है कि आप अदरवाइज कंफ्यूज हो उसके बारे में, और जब आपको बोलना हो तो वो अपने आप निकले रादर देन कि आपने कुछ मेमोराइज किया हुआ एक लिस्ट से. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इस चीज में गेट आउट का जो मीनिंग है उसका आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे फ्रेजल वर्ब जो हैं जो हमने आज पढ़ा वो सारे जो आसानी से आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस.